गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर। इसकी हमने लैब फ्रेम में फर्स्ट जो लैब फ्रेम है प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में बात कर चुके हैं। ठीक है ना, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र की बात कर चुके हैं। और जब प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में हम द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर की बात कर रहे थे तो उसमें हमने ये माना था कि हमारे पास दो पार्टिकल है, एक m1 मास का है, एक m2 मास का है। m1 मास का पार्टिकल u1 वेक्टर वेग से गति कर रहा है और जबकि जो m2 है वो रेस्ट के अंदर है। u2 वेक्टर इक्वल टू 0, ये रेस्ट के अंदर है और ये यहाँ पे इससे आता है, इससे टकराता है और टक्कर के बाद ये m1 पार्टिकल है वो इधर चला जाता है। ठीक ना, और ये जो m2 पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में चला जाता है। और जो ये डायरेक्शन है ये प्रारंभिक डायरेक्शन से ये θ1 है और ये θ2 है। ठीक ना, प्रारंभिक डायरेक्शन से ये θ1 डायरेक्शन में चला जाता है और जो m2 है प्रारंभिक डायरेक्शन से θ2 डायरेक्शन में चला जाता है। इसकी जो वेलोसिटी है टक्कर के बाद v1 वेक्टर है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 वेक्टर है। ओके, तो हमने ये बात कर ली थी और यहाँ पे ये बता दिया था कि हमारे पास v1 v2 θ1 θ2 ये चार वेरिएबल है। ठीक है ना, ये v1 v2 θ1 θ2 ये चार क्वांटिटी है। ठीक ना, जिनको या अननोन है। ठीक ना, अननोन वेरिएबल है, अज्ञात क्वांटिटी है, अननोन क्वांटिटी है। ठीक है ना, अज्ञात राशियां हैं। और यहाँ पे हमने संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण की सहायता से जो इक्वेशन लिखी थी वो x डायरेक्शन में संवेग की इक्वेशन आई थी, y डायरेक्शन में संवेग की इक्वेशन और एक गतिज ऊर्जा संरक्षण। ठीक ना, गतिज ऊर्जा संरक्षण। इनसे हमारे को तीन इक्वेशन प्राप्त हुई थी, 1 2 3 तीन इक्वेशन प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो उद्देश्य था वो ये था v1 v2 θ1 θ2 को ज्ञात करना। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि टक्कर के बाद, टक्कर के पहले तो हमको ये सारी इंफॉर्मेशन पता है, तो टक्कर के बाद वाली जो इंफॉर्मेशन थी कि टक्कर के बाद m1 और m2 पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, कौन सी दिशा के अंदर विक्षेपित होंगे। ठीक है ना, कौन सी दिशा में टक्कर के बाद गति करेंगे, तो θ1 θ2 निकालना था। तो हमारे पास जो अज्ञात क्वांटिटी है यहाँ पे 4 है और जो ज्ञात समीकरण आई थी वो 3 थी। तो यहाँ पे इन 4 क्वांटिटीज को निकालने के लिए हमको 4 इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। तो वो 4 इक्वेशंस हमारे पास होती नहीं है और हम इन चारों क्वांटिटीज को ज्ञात करने में, प्राप्त करने में यहाँ पे असफल हो गए। ठीक है, सक्षम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर की बात करते हैं जिससे कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में हम द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो देखो हमारे पास ये जो पार्टिकल थे, ठीक है ना, ये जो पार्टिकल था, एक मिनट वन से
ये m1 पार्टिकल था जो इस डायरेक्शन में u1 वेक्टर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है ना। और हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। ओके, तो अब ये जो बात हुई थी पहले, ये जो घटना घट रही है, ये जो आप घटना देख रहे हैं कि दो पार्टिकल हैं, ठीक है, एक रेस्ट में है, एक इससे आया टकराया और एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, ठीक है। ये है घटना, ये है प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, अर्थात इसको हम आसानी से देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे इसी घटना की द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में। डेट मीन्स ये जो एक पूरा निकाय है, दो पार्टिकल्स का एक निकाय है, ठीक है ना, दो पिंड का एक निकाय है। ये पिंडों के निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के कहीं बीच में होगा, ठीक है ना। और वो कहाँ होगा, वो रेखा के ऊपर होगा, ठीक है ना, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के ऊपर होगा। अब वो एकदम मिड में होगा कि या इन दोनों के पास पास होगा, वो डिपेंड करेगा इन पार्टिकल्स के मास के ऊपर, ठीक है। यदि इनके मास इक्वल है तो वो मिड में होगा, और यदि जिसका मास बड़ा है तो वो उसके पास होगा, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास उस बड़े मास के पास होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास की दृष्टि से, ठीक है ना, इसके सापेक्ष, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष इस कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या घटना घटेगी ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और वो वेलोसिटी कैलकुलेट करके फिर इस पार्टिकल और इस पार्टिकल का इस सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है ना, कि सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष इस m1 का क्या वेग है और m2 का क्या वेग है। फिर हम वहीं यहाँ पे वही जो संवेग संरक्षण के नियम है, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम है, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यूज आते हैं। और उसके बाद में जो टक्कर के बाद इनकी जो वेलोसिटी है v1 v2, ठीक है ना, टक्कर के बाद इनकी जो डायरेक्शन है θ1 θ2 वो भी कैलकुलेट करेंगे क्या होगी, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं, इसको हम ऊपर ले लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर। ओके, इसके अंदर हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में, ठीक है। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में देख चुके हैं। तो द्रव्यमान निर्देश तंत्र में यही स्थिति है, m1 गति कर रहा है, m2 रेस्ट में है। तो इनका जो द्रव्यमान सेंटर ऑफ मास होगा वो हम यहाँ पे इस जो रेखा है मिलाने वाली इसकी यहाँ कहीं पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास को, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी क्या है, तो चूंकि द्रव्यमान केंद्र का लिख लो का वेग निम्न होगा। क्या होगा, इसको हम VCM से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे जो डेफिनेशन है द्रव्यमान केंद्र की वो अप्लाई कर दो। ओके, m1 u1 प्लस m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो u2 है ये रेस्ट अवस्था में है, u2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये क्या होगी, ये टर्म हमारे पास नहीं आएगी, सिर्फ जो VCM है वो इतना ही रहेगा। ओके, तो ठीक है। तो अब ये वेलोसिटी आ गई द्रव्यमान केंद्र की, ओके, जिससे अब देखो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष
अब हम बात करेंगे प्रत्येक पार्टिकल की। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण, जो m1 मास का कण है, ठीक है ना, m1 कण m1 का वेग कितना होगा, इसको हम ऑलरेडी मैं लास्ट में कई बार बता चुका हूँ। सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो u1 प्राइम वेक्टर, u1 वेक्टर ये है प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के अंदर वेलोसिटी, माइनस ये है vcm वेक्टर सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी। ओके, तो इसके सापेक्ष हम इसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं, इसके सापेक्ष इसकी वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास में आ जाएगी। तो देखो ये वैल्यू पुट करेंगे, u1 वेक्टर माइनस vcm, तो u1 वेक्टर है माइनस vcm की वैल्यू ये है m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये m1 प्लस m2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो m1 u1 वेक्टर, ओके, और प्लस m2 u2 वेक्टर, ठीक है, और ये माइनस m1 u1 वेक्टर अपॉन ये m1 प्लस m2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे। देखो यहाँ से m1 u1 वेक्टर से m1 u1 वेक्टर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो u1 वेक्टर की वैल्यू आई, u1 प्राइम वेक्टर की जो वैल्यू आई वो क्या बची, यहाँ पे m2 u2 वेक्टर, ओके, m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये u1 वेक्टर की वैल्यू, u1 प्राइम वेक्टर की वैल्यू आ गई। सिमिलरली ये m1 m2, यहाँ पे मिस्टेक हो गया ना, u2 कहाँ से आ गया है, यहाँ पे हमने तो u2 लिखा ही नहीं, सॉरी, ये m2 u1, ओके। इसी प्रकार द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष कण m2 का वेग, तो इसको हम u2 प्राइम वेक्टर से लिखेंगे, और ये हो गया u2 वेक्टर माइनस vcm वेक्टर, ओके। यहाँ पे u2 वेक्टर की वैल्यू 0 है, ठीक है, माइनस रेस्ट में है, m2 पार्टिकल रेस्ट में है, ये 0 है, माइनस vcm की वैल्यू जो है m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ से u2 की जो वैल्यू आई, यहाँ से जो u2 की जो वैल्यू आई, u2 प्राइम वेक्टर इक्वल टू माइनस m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये u1 प्राइम वेक्टर ये हो गया द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष पार्टिकल मोमेंट की वेलोसिटी, और द्रव्यमान से केंद्र के सापेक्ष पार्टिकल सेकंड की वेलोसिटी ये हो गई, ओके। तो अब इजीली हमको सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग दोनों की वेलोसिटी मिल गई। तो अब हम यहाँ पे संवेग संरक्षण नियम और गति ऊर्जा संरक्षण नियम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जो टक्कर के बाद की जो इंफॉर्मेशन है, जैसे वेलोसिटीज है, एनर्जी है, ओके, डायरेक्शन है, वो निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे u1 की जो कितनी थी, यहाँ पे u1 इक्वल टू m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये वैल्यू थी, ओके। सो संवेग संरक्षण नियम से
संवेग संरक्षण नियम से यहाँ से संवेग संरक्षण का नियम लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, m1 u1 प्राइम वेक्टर प्लस m2 u2 प्राइम वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के अंदर, और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के अंदर जो कुल निकाय का संवेग है, कुल निकाय का संवेग वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल देना कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में संपूर्ण निकाय का संवेग 0 होता है। ठीक है ना, संपूर्ण निकाय का संवेग 0 होता है। तो m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर। ठीक है, और इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, यदि आप प्रूफ करना चाहो तो कि क्या होगा, m1 u1 चलो करके देखते हैं, m2 u2 वेक्टर। ठीक है ना, अब ये यहाँ प्रूफ करके देखते हैं कि ये टोटल 0 होता है, अर्थात जो पार्टिकल m1 u1 जो ये m1 पार्टिकल है और ये m2 पार्टिकल है, ठीक है ना, तो इसका संवेग और इसका संवेग दोनों का इक्वल होता है, और जो माइनस है ये माइनस डायरेक्शन को बता रहा है, ये एक दूसरे की तरफ सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष ये एक दूसरे की तरफ इस वेलोसिटी से और ये इस वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, और इनका जो संवेग है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। ये हम यहाँ प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, m1 u1 प्राइम इक्वल टू माइनस m2 u2 प्राइम। तो यहाँ पे फर्स्ट तो आप ये निकाल लो, फर्स्ट तो आप चूंकि m1 u1 प्राइम वेक्टर, चूंकि m1 u1 प्राइम वेक्टर, तो m1 u1 प्राइम वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, m1 u1 प्राइम वेक्टर। ठीक है, मैं इनको इधर लिख रहा हूँ, ये u1 प्राइम वेक्टर है, ये u2 प्राइम वेक्टर है, इसकी वैल्यू जो है ये है m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ये u2 प्राइम वेक्टर है विथ माइनस साइन। ओके, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब यहाँ पे आप देखना। ठीक है, इसको कुछ समीकरण नाम दे दो, पहले कोई समीकरण दिए क्या, चलो इसको 1 दे दो, समीकरण 1। ओके, तो समीकरण 1 से यहाँ पे देखो m1 u1 प्राइम वेक्टर, यहाँ से m1 u1 की प्राइम वेक्टर की वैल्यू ये है m2 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी आपके पास, m2 u1 प्राइम वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे m2 u2 प्राइम की वैल्यू निकालो, ये आगे आप इसकी वैल्यू आगे सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ पे m1 u2 प्राइम वेक्टर, m1 u2 प्राइम वेक्टर। ठीक है, और ये माइनस ले लो या फिर बाद में ले लेना। ठीक है ना, विथ माइनस साइन देख लो, यहाँ पे माइनस m1 u1 प्राइम 2, इसको पूरी की वैल्यू निकाल रहे हैं, पहले इसकी निकाल ली, अब इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये माइनस m1 u2 प्राइम वेक्टर, u2 प्राइम वेक्टर की वैल्यू ये है, तो ये माइनस m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये m2 है यहाँ पे,
ये M2 है, सॉरी ये M2 ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। और यहाँ से देखो ये क्या वैल्यू मिलेगी आपको, M1 M2 U1 M1 M2 U1 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है ना, ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से देखो ये उपरोक्त मान ये वैल्यू और इसका ये वैल्यू उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये इक्वेशन इसको दे दो, ठीक है। समीकरण 2 व 3 से, ठीक है ना, समीकरण 2 और 3 से, इन दोनों समीकरण से हम ये लिख सकते हैं, देखो M1 U1 प्राइम वेक्टर की ये वैल्यू देखो M1 M2 U1 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है ना, इस वैल्यू को देखो और इसी के साथ इस वैल्यू को देखो M1 M2 U1 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। देखो ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है, ठीक, ये वैल्यू दोनों सेम है कि नहीं है। तो ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट भी सेम होंगे। तो समीकरण 2 है, समीकरण 3 से समीकरण 1 को लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात M1 U1 प्राइम वेक्टर इक्वल टू माइनस M2 U2 प्राइम वेक्टर, ठीक है। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ये तो थी टक्कर के पहले की बात, ठीक है। इसको कुछ और इक्वेशन दे, चलो ये इक्वेशन यहाँ पे दी गई है ना M1 U1 की इक्वेशन 1 दी गई है, ठीक है। तो ये तो बात होती है टक्कर के पहले की। इसी प्रकार टक्कर के बाद कुल संवेग, ठीक है, टक्कर के बाद कुल संवेग, कुल संवेग ठीक है संपूर्ण इकाई का। तो टक्कर के बाद हम जो M1 पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी मान रहे हैं टक्कर के बाद V1 प्राइम, और M2 जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी मान रहे हैं V2 प्राइम। क्योंकि हम द्रव्यमान निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं तो द्रव्यमान निर्देश तंत्र के अंदर कुल निकाय का संवेग 0 होता है, टक्कर से पहले 0 होता है, तो टक्कर के बाद भी कुल निकाय का संवेग क्या होगा, 0 होगा। इसलिए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हमने अपनी इच्छा से नहीं लिखी है, ये इक्वेशन हमने सिद्धांतों के साथ लिखी है कि टक्कर के पहले निकाय का द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कुल संवेग 0 होता है। इसी कारण टक्कर के बाद भी द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में संपूर्ण निकाय का कुल संवेग 0 होगा, ठीक है ना। जहां V1 प्राइम वेक्टर व V2 प्राइम वेक्टर कण, जहां V1 प्राइम वेक्टर और V2 प्राइम वेक्टर टक्कर के बाद सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ठीक ना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कणों के टक्कर के बाद सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कणों के वेग है, ठीक है। तो यहां से भी हम ये देख सकते हैं इस इक्वेशन से
ठीक है ना। इस इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि m1 v1 प्राइम वेक्टर इक्वल टू माइनस m2 v2 प्राइम वेक्टर। ठीक है ना। इसको इक्वेशन दे दो आप 3 4, ठीक है ना। इसको इक्वेशन आप 4 दे दो, m1 v1 प्राइम वेक्टर इक्वल टू माइनस m2 v2 प्राइम वेक्टर। ये हम देख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, इसको आप डायग्राम से समझिए। ठीक है। ये इक्वेशन देखना, ये इक्वेशन सेम ये वाली इक्वेशन है। ठीक है ना। इसको मैं इस ये जो एक इक्वेशन थी इसको मैं यहाँ पे लिख दिया है, इसको हटा रहा हूँ इसलिए। ठीक है। तो देखिए इस समीकरण 4 और समीकरण 1 जो है इससे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले तो जो समीकरण 1 है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टक्कर से पहले ये पार्टिकल था, ये पार्टिकल है। ठीक है। और ये इधर की तरफ आ रहा है, ये इधर की तरफ आ रहा है। लेफ्ट फ्रेम में तो ये रेस्ट में होता है, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, ठीक है ना। इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम के सापेक्ष इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। ये पार्टिकल जो रेस्ट में था वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर इस वेलोसिटी से इधर की तरफ गति कर रहा है। ठीक है। यही हमने ये रिप्रेजेंट किया है तथा इनका जो संवेग है वो दोनों का इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। ये टक्कर से पहले की बात है। ठीक है। अब टक्कर के बाद क्या होगा, क्योंकि ये इसी में ये मोशन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब ये जो m1 पार्टिकल है, ये m2 पार्टिकल है। ये m1 पार्टिकल ये आया और ये इधर चला गया। ठीक है ना। ये इधर चला जाता है, m1 पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v1 प्राइम वेक्टर है। ठीक है। जो प्रारंभिक डायरेक्शन है, ये प्रारंभिक डायरेक्शन है इसकी सेंटर ऑफ मास के अंदर, तो इससे ये थीटा एंगल बनाता है। ओके। तो सिमिलरली देखो ये क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन क्या बोल रही है आपकी कि m1 v1 प्राइम वेक्टर ये हो गया, मान लो टक्कर के बाद इधर चला गया, तो जो सेकंड पार्टिकल है उसका मोमेंटम भी इस पार्टिकल के मोमेंटम के इक्वल है, प्लस जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। ठीक है। इसका मतलब एक पार्टिकल, ये दो पार्टिकल हैं, एक ये वाला है और एक ये है। ये आए, टकराए और टकराने के बाद ये तो इधर चला गया और ये जो पार्टिकल है इधर चला गया। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं। ठीक है। इधर एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। क्यों करते हैं, कारण क्या है? कारण ये है कि निकाय का कुल संवेग 0 होना चाहिए। टक्कर के पहले भी 0 था तो टक्कर के बाद में भी 0 होना चाहिए। तो एक इस डायरेक्शन में गति करता है तो एक इस डायरेक्शन में गति करता है। ओके। तो ये जो है प्रारंभिक डायरेक्शन से ये भी थीटा है और ये भी थीटा होगा। ये m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 प्राइम है। ओके। तो ये हमको क्या बताता है कि टक्कर के पहले और ये टक्कर के बाद की स्थिति है। तो टक्कर के बाद भी जो सिस्टम का जो कुल संवेग है वो 0 रहेगा, अर्थात जो दोनों पार्टिकल, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि टक्कर के बाद दोनों कणों का संवेग बराबर गति की दिशा
एक दूसरे से विपरीत होंगी, ठीक है, एक दूसरे से विपरीत होंगी तथा दोनों कण, यहाँ पे देखो ये जो थीटा एंगल है ये टक्कर के बाद जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये दोनों कण सेम डायरेक्शन में सेम एंगल बनाएंगे, ठीक है ना, प्रारंभिक दिशा से सेम एंगल बनाते हैं दोनों कण। देखो ये जो पार्टिकल है, कंफ्यूज मत होना कि बता रहा हूँ, ये जो पार्टिकल है इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इधर चला गया, तो इसकी जो प्रारंभिक डायरेक्शन थी ये थी और ये हो गई, प्रारंभिक डायरेक्शन ये थी और ये इधर चला गया तो ये थीटा एंगल हो गया। ये पार्टिकल था इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये प्रारंभिक दिशा है इसकी, तो ये डायरेक्शन गया तो ये थीटा है, तथा दोनों कण प्रारंभिक दिशा से समान कोण बनाते हैं, ठीक है ना, प्रारंभिक दिशा से समान कोण बनाते हैं। ये तो भी डायरेक्शन की बात थीटा की। अब हम बात करते हैं कि इनकी टक्कर के बाद वेलोसिटी क्या होगी, टक्कर के बाद v1 प्राइम और v2 प्राइम का मान क्या होगा, ठीक है। टक्कर के पहले की वेलोसिटी हम जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट फ्रेम में वेलोसिटी जानते हैं इनकी, लेफ्ट फ्रेम से हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये निकाल सकते हैं, तो ये हमको ज्ञात क्वांटिटीज है। अब हमारे पास जो अज्ञात क्वांटिटी है वो क्या है, v1 प्राइम और v2 प्राइम, तो ये हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम जो गति का गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम है उसको अप्लाई करते हैं और इसी के साथ जो समीकरण, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से, गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से क्या है, टक्कर के बाद, टक्कर के पहले गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा, ये m1 u1 ये u2 स्क्वायर, ठीक है ना, वेक्टर लगाओ तो भी सही है, न लगाओ तो भी सही है, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर के अंदर a वेक्टर जोड़ a वेक्टर मिल के a स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना, तो u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर इक्वल टू, ये टक्कर के पहले की कुल गतिज ऊर्जा है तो ये टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा है, ठीक है ना, टक्कर के पहले गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा। यहाँ से देखो m1 u1 प्राइम वेक्टर प्लस ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो ये m2 u2 प्राइम वेक्टर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम वेक्टर स्क्वायर, ओके, वेक्टर का स्क्वायर। अब देखो जो समीकरण एक था, ठीक है, इसको आप समीकरण 5 दे दो, ठीक है, ये समीकरण 5। तो देखो जो समीकरण एक है, समीकरण एक से समीकरण एक क्या है, m1 u1 वेक्टर इक्वल टू माइनस m2 u2 प्राइम वेक्टर, ठीक है, माइनस यहाँ से हम u2 प्राइम वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं, u2 प्राइम वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये m1 ये m2 अपॉन में m2 और ये u1 प्राइम वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली समीकरण ये समीकरण 4 से ठीक है ना, समीकरण 4 से v2 प्राइम की वैल्यू क्या होगी, v2 प्राइम, ठीक है ना, v2 प्राइम वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस m1 अपॉन m2 और ये v1 प्राइम वेक्टर, ओके, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे से u2 प्राइम वेक्टर और v2 प्राइम वेक्टर का मान समीकरण 5 में रखने पर
ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है। u2 प्राइम वेक्टर व v2 प्राइम वेक्टर का मान समीकरण 5, ठीक है ना। समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर क्या मिलेगा, इसको मैं इस डायरेक्शन में इधर रख रहा हूं। समीकरण 5 में रखने पर देखो m1u1 वेक्टर स्क्वायर, ओके, प्लस m2 u2 प्राइम वेक्टर स्क्वायर, तो u2 ये वैल्यू माइनस m1 अपॉन m2 u1 प्राइम वेक्टर स्क्वायर, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई 1 सेकेंड, ये स्क्वायर नहीं है, जबकि इसके हम यहाँ पे u2 की वैल्यू रख रहे हैं जो कि स्क्वायर में है, ये कंप्लीट स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है ना। ये कंप्लीट स्क्वायर में हो जाएगा, इक्वल टू m1 v1 प्राइम वेक्टर स्क्वायर, ठीक है ना, v1 प्राइम वेक्टर स्क्वायर, और ये प्लस m2 और v2 प्राइम वेक्टर, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या हो गया, m1 अपॉन m2 v1 प्राइम वेक्टर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ये स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर लग गया। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये m1 v1 प्राइम वेक्टर स्क्वायर प्लस, इसको सोल्व किया तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो गया, ये m स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से क्या मिला, ये m स्क्वायर से ये एक m कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये एक m कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, ये माइनस है, माइनस प्लस हो गया, m1 स्क्वायर अपॉन m2 यहाँ पे बचा u1 वेक्टर प्राइम स्क्वायर हो गया, ओके, इक्वल टू यहाँ पे m1 v1 प्राइम वेक्टर स्क्वायर बचा, ओके, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये फिर से ये स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल हो गया, और ये m1 स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर बचा, और ये v1 प्राइम वेक्टर स्क्वायर बचा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सोल्व कीजिए, तो और सोल्व करोगे तो ये m1 u1 वेक्टर स्क्वायर है, यहाँ पे m1 u1 प्राइम वेक्टर स्क्वायर है, तो ये कॉमन ले लो हम यहाँ से, सॉरी, तो ये स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, प्लस यहाँ पे ये m1 ये अपॉन m2 ये शेष रह गया, बाकी सारा का सारा कॉमन आ गया। यहाँ पे सिमिलरली जैसा इधर ये m1 u1 प्राइम वेक्टर स्क्वायर लिया है, इधर भी m1 v1 प्राइम वेक्टर स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे प्लस ये यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये m1 शेष रह गया, और अपॉन m2 बच गया। यहाँ से ये क्वांटिटी सेम है दोनों तरफ, तो ये m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचा u1 प्राइम वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू v1 प्राइम वेक्टर स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर के अंदर है, तो इनका ये मैग्नीट्यूड के रूप में भी इसको लिखना चाहोगे तो आप ये मिल जाएगा आपको u1 प्राइम वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू v1 प्राइम वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। इसी प्रकार आप यहाँ से जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 थी, वहाँ से जैसे हमने u2 प्राइम वेक्टर की वैल्यू निकाली है, v2 प्राइम वेक्टर की वैल्यू निकाली है, ठीक ना। तो यहाँ से u2 v2 की ना निकाल के u1 और v1 की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, और ये वैल्यू पुट करें इसके अंदर और फिर सोल्व करें इस तरीके से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी u2 प्राइम वेक्टर की, ठीक है ना, वो आएगी v2 प्राइम वेक्टर, ओके, ये वैल्यू मिलेगी।
तो इन दोनों समीकरण से, ठीक ना, ये जो समीकरण है इसको दोनों को मिला के कोई एक समीकरण का नाम दे दो, वो हो गया इक्वेशन 5, ये हो गया इक्वेशन 6। तो समीकरण 6 से देखो क्या मिल रहा है कि जो जो m1 मास का पार्टिकल है, अर्थात जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी टक्कर के बाद सेंटर ऑफ मास फ्रेम में टक्कर के बाद जो बाद वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी है, उसका वैल्यू क्या है, वो जो टक्कर के पहले वेलोसिटी है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास में पार्टिकल की टक्कर के पहले वेलोसिटी है, वही वैल्यू टक्कर के बाद मिल रही है, वही वेलोसिटी टक्कर के बाद है। ऐसे v2 की देख लो कि टक्कर m2 जो m2 पार्टिकल है उसकी टक्कर के बाद वेलोसिटी टक्कर के पहले वेलोसिटी के इक्वल है, अर्थात सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर टक्कर के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी वही रहती है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है, ठीक है ना, मतलब जो दोनों पार्टिकल है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करने लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले तो ऐसे आ रहे थे और फिर ये ऐसे चले गए। ओके, तो ये यहाँ से आप देख लेना। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यहाँ पे बस कुछ लिख लेना कि समीकरण से भी स्पष्ट होता है कि टक्कर के बाद कणों का वेग टक्कर के पहले वेग के बराबर होता है, ठीक ना, टक्कर के पहले कणों के वेग के बराबर होता है, लेकिन दिशाएं बदल जाती हैं, ठीक है ना, ये बात लिख लेते हैं आप। ओके, धन्यवाद।